हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चर्चा कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें हमने बात की थी कि भाई एमओटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उनके बारे में बात हो गई, और जो अपने पास आयनिक सॉलिड है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, जो एस तत्व जो होते हैं या एस खंड जो कक्षकों के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो चलिए बात करेंगे आगे। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें कि भाई इन एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ संरचनाओं की, कि अगर अपने पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संरचनाएं क्या क्या होती है, संरचना किस प्रकार की होती है। जैसे कि हम बात करें क्राउन ईथर के अंदर हम बात करें तो क्राउन ईथर अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्राउन ईथर होता क्या, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने पास क्राउन की संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँ क्राउन होता क्या है। क्राउन एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्या पाई जाएगी, कैविटी, और कैविटी के अंदर तो पाया जाएगा एलिमेंट, और उस एलिमेंट के चारों ओर अपने पास क्या होंगे, क्राउन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है के क्या है, पोटेशियम, के डाइबेंजो 18 क्राउन 6 इथर, क्या कह रहा है, के डाइबेंजो 18 क्राउन 6 इथर। इसका हमें क्या बनाना है, संकुल बनाना है। यानी कि ये कह रहा है कि इस डाइबेंजो के अंदर अपने पास क्या होंगी, बेंजीन रिंग भी होंगी। दो तो अपने पास क्या हो जाएंगी, बेंजीन रिंग। 18 क्राउन यानी इस पूरी रिंग के अंदर क्या होंगे, 18 एलिमेंट होंगे, और उनके साथ में एक क्या होगा, पोटेशियम धातु होगी। तो ये तो मैंने ले लिया पोटेशियम। फिर ये कह रहा है 6 इथर, 6 क्या होंगे, इथर में ओ होंगे, 6 क्या होंगे, इथर में ओ, मतलब दो बेंजीन को जोड़ने के लिए क्या आएगा, ओ आएगा। दो एल्किल समूह को जोड़ने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूं ये बेंजीन समूह है। अब यहां मैंने क्या बना दी, दो स्टेक से बना दी। अब ये दोनों किससे जुड़ी होंगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। फिर यहां से मैं कहूं, अब यहां कितने कार्बन हो गए, यहां की बात करें तो यहां कितने कार्बन हो गए, तो यहां कार्बन हुआ एक। अब हमें करना क्या है, दो कार्बन शो करने हैं, तो ये ऑक्सीजन, और यहां से भी मैं कहूं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। हमें कितने चाहिए, 18 चाहिए। हमें कितने चाहिए, 18 चाहिए। तो यहां से फिर से क्या होगा, और यहां से अपने पास आ जाएगा ये आ गई। तो 6 तो अपने पास क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। 6 तो अपने पास क्या हो गए, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी क्या करेंगे, इस के से जुड़े हुए होंगे। अब बात कर लें कि बेंजीन है, तो यहां से भी अपने पास क्या होगी, बेंजीन जुड़ी होगी। अब बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या जुड़ा है। पहला कह रहा है के, तो के अपने पास ये रहा। फिर कह रहा है डाई बेंजो, तो दो बेंजो आ गए। फिर कह रहा है 18 क्राउन 6 इथर, तो 6 की बात करें तो 6 तो अपने पास क्या हो गए, ऑक्सीजन। अब बात करेंगे 18 क्राउन की, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये अपने पास क्या हो गए, 18 पोटेशियम डाइबेंजो 18 क्राउन 6 इथर का जो संकुल था वो कंप्लीट हुआ।
6 जो कंप्लीट जो संकुल था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये कह रहा है हाइड्रोलिथ क्या है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, तो संरचना अपने पास हो गई। अब ये कह रहा है हाइड्रोलिथ क्या है, और ये वाटर से अभिक्रिया किस प्रकार करता है। क्या कहोगे, हाइड्रोलिथ क्या है। क्या है, यह जल से अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। क्या कह रहा है, हाइड्रोलिथ क्या है और ये जल से अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। तो यहां पे अपने पास ये तो हो गई क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्या कह रहा है, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड को क्या कहोगे, हाइड्रोलिथ कहोगे। हाइड्रोलिथ कहा जाता है। पहला क्या कह रहा है, हाइड्रोलिथ क्या है, तो CaH2 को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहते हैं। CaH2 को क्या कहेंगे, हाइड्रोलिथ कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जल से अभिक्रिया किस प्रकार करता है, तो यहां पे क्या लिखोगे, यह जल से तेजी से अभिक्रिया करके, तेजी से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति के कारण, या ये कहें तेजी से अभिक्रिया करने के कारण विलायक से आर्द्रता की अति न्यून मात्रा हटाने पर इसके हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जल से तेजी से अभिक्रिया करने के कारण विलायक से आर्द्रता की थोड़ी सी मात्रा हटाने के लिए, विलायक से आर्द्रता की थोड़ी सी मात्रा हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम ये कहेंगे, यह हाइड्रोलिथ H- देता है, यह हाइड्रोलिथ H- देता है, जो कि वाटर के H+ से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, गैस को बाहर निकाले देता है, और CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है। CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोलिथ क्या है, और ये जो हाइड्रोलिथ है वो वाटर से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो हमने लिखा CaH2 को हमने क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहते हैं, और ये जल से अभिक्रिया करने के कारण विलायक से आर्द्रता की थोड़ी मात्रा हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह हाइड्रोलिथ H- देता है, जो कि H2O के H+ से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, और CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किस प्रकार बनता है, तो उसके लिए अपनी एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिएक्शन में लिखनी है, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोलिथ, मतलब हाइड्रोलिथ की अभिक्रिया H2O के साथ करवानी है।
हाइड्रोलिथ की अभिक्रिया H2O के साथ करवानी है तो यहाँ पे क्या करोगे H2O। अब ये कह रहा है इसके दौरान क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बन गई, साथ में क्या निकल गया, CaOH का होल ट्वाइस निकल गया। ये हमने देखा थ्योरी के अंदर कि ये हाइड्रोलिथ अपना H देगा, ये भी अपना H देगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, साथ में CaHOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। लेकिन कैल्शियम +2 में रहता है, इसका मतलब इसके पास क्या है -2, तो प्रोडक्ट के अंदर तो हम ये कह सकते हैं OH के होल ट्वाइस है, मतलब 2 माइनस आ गए। लेकिन यहाँ की बात करें तो कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन, यानी दोनों हाइड्रोजन किसके हैं, माइनस के हैं। ये H भी माइनस का और H भी माइनस का, तो एक H माइनस का एक H प्लस का यहाँ से लेकर क्या बन गया H2। तो लेकिन अपने पास OH की मात्रा यहाँ कितनी, 1, वहाँ कितनी 2, तो मैं यहाँ का कितना कर दूँ 2 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल गए 2 OH निकल गए, तो दोनों OH वहाँ जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन इसके पास 2 हाइड्रोजन इसके पास, मतलब 4 हो गए, और चारों के चारों क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को कितना 2 अणु निकाल दिए, हाइड्रोजन गैस कितनी हो गई 2 अणु निकल गई। तो सेकंड अपने पास क्या आ गया, सेकंड हमने बात कर ली कि भाई हाइड्रोलिथ क्या है और ये जल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, तो उसकी रिएक्शन हमने देख ली, किस प्रकार रिएक्शन करेगा वो देख लिया। और जो अपने पास हाइड्रोलिथ है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड को ही हाइड्रोलिथ कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एल्किल व एरिल यौगिकों को क्या कहते हैं, या एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, इनके गुण कौन कौन से हैं या इनको बनाते कैसे हैं, उन सब पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। एल्किल व एरिल, यानी एक तो बेंजीन वाले और एक सीधी श्रृंखला वाले, तो यहां पे क्या कहोगे, एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित कीजिए कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों की संक्षिप्त टिप्पणी। एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित कीजिए, कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों की संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि भाई एल्किल व एरिल यौगिक कौन कौन से हैं, एल्किल व एरिल यौगिक कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि वे यौगिक जिनमें एल्किल अथवा जो एरिल समूह है, एल्किल अथवा एरिल समूह है उसके साथ में क्या हो, कोई ना कोई मेटल जुड़ी हुई हो। तो पहले तो हम बात करें एल्किल व एरिल कहाँ पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने बात की थी, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है NS1 और एक होता है NS2, इसकी अलग मेटल है, इसकी अलग मेटल है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कार्ब मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम जो धातु है कौन से ब्लॉक की, NH2 की। तो मैग्नीशियम धातु जो है किसी कार्बन के साथ सीधी जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, एल्किल और एरिल यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से यौगिक किस प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वे यौगिक होते हैं, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्किल व एरिल, और एरिल को हम क्या कह सकते हैं, फेनिल भी बोल सकते हैं। ये वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्किल व फेनिल समूह सीधे धातु के साथ जुड़े हुए होते हैं, सीधे धातु के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हम ये कहें, हमने लिख दिया कि समूह सीधे धातु के साथ जुड़े होते हैं। यह जुड़ने वाली धातुएं क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु, यह जुड़ने वाली धातुएं क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु दोनों प्रकार की होती है,
दोनों प्रकार की होती है। एल्किल व एरिल समूह में कार्बन की उपस्थिति होने के कारण, कार्बन की प्रेजेंस होने के कारण इसे कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। क्या कह रहा है? समूह में कार्बन की प्रेजेंस होने के कारण इसे कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। तो हमने क्या लिखा? एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित कीजिए। तो हमने क्या देखा? वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्किल व एरिल समूह सीधे धातु के साथ जुड़े होते हैं। धातु कौन कौन सी? क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु की बात करें तो NS1 वाले, और क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो NS2 वाले। तो दोनों प्रकार से जुड़ सकते हैं। कार्बन की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या कहोगे? कार्ब धातु यौगिक कहेंगे। अब ये कह रहा है, ये तो हो गई परिभाषा। फिर कह रहा है डाई कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों की संक्षिप्त टिप्पणी दो। मतलब हमें उन यौगिकों की बात करनी है जहां पे धातु कौन सी हो? मैग्नीशियम हो। तो यहाँ पे हम लिथियम के कार्ब धातु भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम के देख सकते हैं, कैल्शियम की देख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम इन सबके देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास सभी क्या है? मेटल्स है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो मैग्नीशियम का है और एक लिथियम का है। तो यहाँ हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। अब कह रहा है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले बात करें मैग्नीशियम के बनाने की विधियां। बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो मैग्नीशियम जो है वो दो प्रकार की रिएक्शन देता है, यानी दो प्रकार के यौगिक देता है। तो मैं कहूं मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु का, ये देखिए मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। यह दो नेगेटिव समूह वाले, यह दो ऋणात्मक स्पीशीज के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद बनाता है। कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो बन सकता है RMgR, एक बन सकता है RMgX। यानी मैग्नीशियम जो है वो क्या कर सकता है? ग्रीनियर रिएजेंट भी बना सकता है और डाई एल्किल मैग्नीशियम भी बना सकता है। तो इसको तो क्या कहोगे? डाई एल्किल मैग्नीशियम। इसको क्या कहोगे? ग्रीनियर अभिकर्मक, जिसके बारे में बहुत पढ़ा हमने। अब ये कह रहा है दो प्रकार के कंपाउंड दे रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये दो प्रकार के कंपाउंड किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये दो प्रकार के जो कंपाउंड है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों प्रकार के जो कंपाउंड है वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम क्या देखेंगे यहाँ पे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इस ग्रीनियर रिएजेंट को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, या डाई एल्किल जो मैग्नीशियम है वो किस प्रकार से बनता है। तो क्या कर रहा है फर्स्ट?
बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियों के अंदर हमें बात करनी है कि अगर मैं सीधी क्या करवा दूं, धातु विनिमय द्वारा, पहली रिएक्शन में कहें धातु विनिमय द्वारा, यानी कि मेटल जो है मेटल के द्वारा एक्सचेंज होगी, तो मैं कहूं R2Hg प्लस Mg कि मेरे पास क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी है डाई एल्किल मरकरी के साथ में, तो यहां से अपने पास क्या हुआ, धातु का एक्सचेंज जो RMgR बना, साथ में क्या निकल गई, Hg+2 निकल गई। तो यहां पे अपने पास क्या कर लिया कि भाई मेटल जो है उसका एक्सचेंज हुआ, मेटल जो थी वो उसका एक्सचेंज हो गया, मेटल जो एक्सचेंज हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करूं ग्रीनियर अभिकर्मक से, ग्रीनियर अभिकर्मक से तो कैसे करोगे, RMgX प्लस RLI, तो यहां पे अपने पास क्या है, एल्किल और हेलोजन का विनिमय होगा, यानी कि क्या बन गई, RMgR बना, साथ में LiX बना, तो ये क्या बन गया, वही डाई एल्किल मैग्नीशियम बन गया। तो सेकंड रिएक्शन हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड रिएक्शन कौन सी हुई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड रिएक्शन की बात करें, औद्योगिक विधि है जो उद्योगों में काम में ली जाती है। क्या कह रहा है, औद्योगिक विधि। अब इस औद्योगिक विधि की बात करें तो मैंने क्या लिया, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, मैग्नीशियम हाइड्राइड की अभिक्रिया एल्कीन के साथ। एल्कीन का मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4, क्या हो गया, C2H4। अब ये C2H4 मतलब अपने पास कितने चाहिए भाई, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने चाहिए, 2। अब मैं कह दूं कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो दो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आएगी, सिंगल बॉन्ड में आएगी तो दोनों वैलेंसी में तो दोनों ही क्या है, कार्बन और कार्बन, यहाँ दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एक एक दोनों पे चले जाएंगे। तो अपने पास सीधा सा मैं कहूँ इसको 100 डिग्री टेम्परेचर और दाब दिया गया, तो ये क्या बन गया, Mg C2H5 क्या लिखोगे, डाई एथिल मैग्नीशियम, डाई एथिल मैग्नीशियम, ये अपने पास आ गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हुई। अब हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट अपने पास है इनमें प्रॉपर्टीज, कि भाई इनके कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अपने पास जो ग्रीनियर अभिकर्मक है, ग्रीनियर अभिकर्मक या ये कहीं मैग्नीशियम के जो कहा जाती यौगिक है उनको हमने बात कर ली। अगर यहाँ पे एक R की जगह क्या कर दिया जाए, हेलोजन को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कर सकता है, ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण हो सकता है। अब बात करेंगे गुण की, और जो ग्रीनियर रिएजेंट है, ग्रीनियर रिएजेंट है उनकी बात करें तो ये क्या होते क्या हैं, ये क्या होते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ से कहें हाइड्रोकार्बन युक्त विलायक जो होते हैं उनमें क्या है, अविलेय हैं। हाइड्रोकार्बन युक्त विलायकों में क्या है, अविलेय है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, युक्त अविलेय है तथा ठोस होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हो या सीधा लिखते ठोस होता है। अब ये बात कर ली। अब बात करेंगे इनके केमिकल रिएक्शन की, कि भाई इनकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है। तो जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की, वैसे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें यानी रासायनिक गुणों की बात करें तो पहली रिएक्शन क्या कह रही है कि डाई एल्किल जो मरकरी थी, डाई एल्किल जो मैग्नीशियम था, सो डाई एल्किल मैग्नीशियम था, उसको क्या कर दिया जाए, डाई एल्किल जो है उसको अधिक टेम्परेचर दिया जाए तो उसका क्या होता है, विघटन होता है, उसका क्या होता है,
विघटन होता है। तो मेरे पास कह रहा है C2H5 का होल ट्वाइस mg। इसके कह रहा है इसको टेम्परेचर देना है हमें 250 से भी अधिक। और क्या होगा यहाँ पे तापीय विघटन, तापीय विघटन। तो तापीय विघटन होगा तो जैसे ये जुड़ा था वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। मतलब अपने पास क्या बना MgH2 प्लस C2H4 का होल ट्वाइस, यानी दो अपने पास क्या बन गई एल्किल प्राप्त हो गई। तो पहली रिएक्शन हुई। सेकेंड रिएक्शन ये कह रहा है कि जल के साथ अभिक्रिया, तो RMgR इसकी अभिक्रिया करवानी है H2O के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगी अपने पास एल्केन और एक बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने बाद में कहूँ कि यहाँ से एक H जो है वो क्या करेगा R के साथ जाएगा, तो RH बना OH जुड़ा, ये R फिर से क्या करेगा H के साथ रिएक्शन करेगा फिर जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ वाटर को कितना कर दूँ, 2 कर दूँ। 2 करने का मतलब है कि मेरे पास क्या बना 2RH, 2 एल्केन बन गई, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। दूसरा हम ये कहें अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्या कर रहा है अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा दो, RMgR ROH। अब क्या कह रहा है कि भाई या तो हम यह कहे कि भाई यहां से R और R जो है ये दोनों R माइनस के एरिया R प्लस का, तो यहां से 2 एल्कोहल ले ले तो दोनों R क्या करेंगे दोनों के साथ जुड़ जाएंगे और अपने पास क्या बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2R और R। ये भी क्या है एल्केन है, ये भी क्या है एल्केन है। कहने का मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तब भी एल्केन मिलेगी, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तब भी हमें क्या मिल जाएगी एल्केन बन जाएगी, तब भी हमें क्या मिलेगी एल्केन प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है इसकी संरचना के बारे में कि भाई इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर, अब संरचना की बात करें तो संरचना किस प्रकार की है, कह रहा है Mg कार्बन Mg कार्बन Mg। ये इसकी संरचना है। अब यहां से मैं कहूं कि कार्बन जो है वो किस प्रकार का हो गया, या यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में अपने क्या है मैग्नीशियम। तो यहाँ बॉन्ड कौन सा है, ये तो बॉन्ड, ये तो जो एंगल है वो 95 का, इसकी हम बात करें 105 का, अपने पास क्या आ गया एंगल प्राप्त हो गया, एंगल प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हम ये कहें कि एक मैग्नीशियम से दूसरे मैग्नीशियम की दूरी जो है वो कितनी है 2.72 एंगस्ट्रॉम है। तो ये होगी इसकी संरचना। संरचना के अंदर हमने बात कर ली भाई मैग्नीशियम जो है कार्बन मतलब एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम जो है वो एल्किल समूह के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एल्किल व एरिल यौगिक, क्या कह रहा है एल्किल व एरिल यौगिकों को परिभाषित कीजिए, कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों की संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो कार्ब मैग्नीशियम यौगिक कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर ली, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए, प्रॉपर्टी देख ली, केमिकल रिएक्शन देख ली और इनकी संरचना देख ली। तो यहाँ तक हमने मैग्नीशियम के यौगिकों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। क्या कर रहा है विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध की हमें चर्चा करनी है। विकर्ण संबंध क्या होता है, तो ये कह रहा है बेरिलियम और एल्यूमिनियम में संबंध किस प्रकार के हैं, बेरिलियम व एल्यूमिनियम और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के अंदर अपने पास क्या है विकर्ण संबंध है। यहाँ हम केवल एक की बात कर रहे हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के। अब बात कर ली जाए बेरिलियम किसका है, बेरिलियम NH2 का है, बेरिलियम किसका है NH2 का है। तो यहाँ पे इनमें विकर्ण संबंध की बात करें तो क्या क्या संबंध है वो हम देखेंगे। तो मैं कहूँ बेरिलियम जो है, बेरिलियम
अपने तत्वों के बजाय एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। बेरिलियम अपने तत्वों के बजाय एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। और ये जो कुछ गुण है वो हम बात करेंगे कि भाई कैसे कौन से करैक्टर हैं जिनसे ये कह सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है एक दूसरे के समान है। तो उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कर रहा है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कैसे हैं, उभयधर्मी है, दोनों ही कैसे हैं, उभयधर्मी है। ये क्या करता है, बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करेंगे, बेरिलिएट एल्यूमिनेट का निर्माण करेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, बेरिलियम व एल्यूमिनियम दोनों उभयधर्मी है। यह NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है। तो कह रहा है बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं कहूं BeOH का क्या बन गया, बेरिलियम है, बेरिलियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी है। तो यहां से मैं कहूं क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन H2 के रूप में प्लस BeO2 माइनस, BeO2 माइनस में अपने पास आ गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा और इसके लिए दो बॉन्ड, दोनों क्या आ गए, O2। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, 2OH के साथ अभिक्रिया, यहां से भी क्या निकला, H2O, AlO2 माइनस 2, AlO2 माइनस 2 हमें प्राप्त हो गया, AlO2 माइनस 2 हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट कहें एल्यूमिनियम के यौगिक जो होते हैं, एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं उन्हीं के समान बेरिलियम के यौगिकों का भी क्या होता है, जल अपघटन होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि बेरिलियम अपने तत्वों के बजाय एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है, इसीलिए इन दोनों के अंदर क्या पाया गया, विकर्ण संबंध पाया गया। फिर हमने बात कर ली बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या है, उभयधर्मी है। ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोक्सी समूह के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उनके बारे में चर्चा कर ली। अब ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम भी क्या करता है, जल अपघटन करता है। नेक्स्ट गुण की बात करें, एल्यूमिनियम के समान, यानी जिस प्रकार एल्यूमिनियम जो है जल अपघटित होता है वैसे ही क्या करेगा, बेरिलियम भी जल अपघटित होता है, बेरिलियम भी क्या होगा, जल अपघटित हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम के समान ही बेरिलियम का भी जल अपघटन होता है। एल्यूमिनियम के समान ही बेरिलियम का भी क्या होता है, जल अपघटन होता है। बेरिलियम का आयन बहुत छोटा है, बेरिलियम का आयन छोटा है इस, और उसका आवेश घनत्व क्या है, अधिक है। इसके कारण यह क्या करता है, ध्रुवण कर देता है, ध्रुवण कर देता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का आकार भी क्या है, छोटा है, एल्यूमिनियम का आकार भी क्या है, छोटा है, और उसका भी क्या होगा, आवेश जो है अधिक होगा। अब ये हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। यानी यहाँ पे सीधी सी हम बात कर ले, एल्यूमिनियम व बेरिलियम का आकार छोटा होने पर इनका आवेश घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक है, इसलिए यह सहसंयोजी यौगिकों का इसलिए यह सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए यह सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। दूसरा में कहें, यह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेंगे और इनका क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले, तो हमने देख लिया एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम भी क्या करेगा, जल अपघटन होगा। एल्यूमिनियम के समान बेरिलियम भी क्या होगा, जल अपघटन होगा। नेक्स्ट हम ये कहें इनका गलनांक कम होता है, इनका गलनांक कम होता है, अतः यह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, अतः यह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनका गलनांक कम होता है, अतः यह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट हम ये कहें दोनों की आयनिक त्रिज्या जो है, दोनों की आयनिक त्रिज्या जो है वो लगभग क्या होती है, समान सी होती है। आयनिक त्रिज्या दोनों की लगभग समान सी होती है। दोनों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, दोनों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, आवेश घनत्व अधिक होने के कारण दोनों ही क्या करेंगे, जटिल यौगिकों का निर्माण करेंगे। दोनों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, दोनों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण यह क्या करेंगे, जटिल यौगिकों का निर्माण करेंगे, यौगिकों का निर्माण करते हैं। दोनों क्या करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें कि भाई जटिल यौगिक किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, जिस पर अपने बातें कर ली। नेक्स्ट ये कह रहा है कुछ पॉइंट्स अपने पास दे रखे हैं, उनके हमें कारण देने हैं कि भाई ये कौन से कारण हो सकते हैं, किस कारण से ये इस प्रकार के रिलेशन शो कर रहा है या किस प्रकार की प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। तो ये तो हो गया अपने पास बेरिलियम और एल्यूमिनियम में समानता, यानी दोनों के अंदर विकर्ण संबंध किस प्रकार के हैं। तो विकर्ण संबंध का मतलब होता है कि दोनों जो एलिमेंट है वो क्या करें, एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, वही क्या है, विकर्ण संबंध है। अब हम बात करेंगे कारण, कारण और कारण में फर्स्ट हम ये कह सकते हैं, कारण में फर्स्ट कह सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट अपने पास है लिथियम भी, लिथियम जो है वो सीजियम के समान ही क्या है, परबल अपचायक है। लिथियम भी सीजियम के समान परबल अपचायक है। क्यों है उसके बारे में बात करें तो मैं कहूं जैसे जैसे हम धातुओं का आकार बढ़ता जाता है, धातुओं का आकार बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपचायक गुण उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, जैसे जैसे धातुओं का आकार बढ़ता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जैसे जैसे धातुओं का आकार बढ़ता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है।
जैसे जैसे धातुओं का आकार बढ़ता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी अपचायक गुण भी बढ़ेंगे, प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तथा अपचायक गुण भी बढ़ते जाते हैं, अपचायक गुण भी बढ़ते जाते हैं कि भाई अपचायक प्रवृत्ति किस प्रकार की है। अब मैं कहूं कि लिथियम का आकार तो सबसे बड़ा है भाई, अपने पास लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं तो आकार सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सीजियम के अंदर अपचायक गुण सर्वाधिक होते हैं, अपचायक गुण सर्वाधिक होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं लिथियम का अपचयन विभव जो है उसका मान क्या है, अधिक है, या ये कहें अपचयन विभव का मान जो है सीजियम के बराबर होता है, इसलिए सीजियम जो है वो भी लिथियम की, या लिथियम जो है सीजियम के समान ही क्या है, परबल अपचायक। तो हमने लिखा है जैसे जैसे धातुओं का आकार बढ़ता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है तथा अपचायक गुण भी बढ़ते जाते हैं। सीजियम का आकार सर्वाधिक या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, अतः सीजियम परबल अपचायक होगा, सीजियम परबल अपचायक होगा। फिर हम ये कहें भाई सीजियम तो क्या हो गया, परबल अपचायक हो गया भाई, सबसे बड़ा है अतः सीजियम परबल अपचायक होगा। नेक्स्ट हम ये कहें लिथियम के अपचयन विभव का मान, लिथियम के अपचयन विभव का मान सीजियम के समान होता है, लिथियम के अपचयन विभव का मान सीजियम के समान होता है, लिथियम के अपचयन विभव का मान सीजियम के समान होता है, अपचयन विभव का मान सीजियम के समान होता है, अतः लिथियम भी सीजियम के समान परबल अपचायक होगा, सीजियम के समान लिथियम भी क्या है, परबल अपचायक होगा। नेक्स्ट हम ये कहें क्षार धातुएं अमोनिया में नीला रंग, या क्षार धातुएं अमोनिया में नीला रंग देती है, क्षार धातुएं अमोनिया में नीला रंग देती है, किस प्रकार देती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम क्षार धातुएं यानी कि जैसे कि लिथियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, सॉरी लिथियम पोटेशियम की बात करेंगे, सोडियम तो उसमें आ जाएगा, क्या कह रहे क्षार धातुएं अमोनिया में, क्षार धातुएं अमोनिया में नीला रंग देती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलकर क्या करेंगी, रंगीन विलयन बनाती है, रंगीन विलयन बनाती है। अब दूसरा में क्षार धातुओं के द्रव अमोनिया में विलयन कैसे होंगे, नीले रंग के होंगे। तो क्या कह रहा है, क्षार धातुएं यानी बेसिक जो मेटल होती है, बेसिक मेटल जो होती है द्रव अमोनिया में घुलकर रंगीन विलयन देगी, द्रव अमोनिया में घुलकर रंगीन विलयन बनाती है तथा अमोनिया के साथ NH3 के साथ नीला रंग देती है। बात करें क्यों देती है, नीला रंग क्यों देती है, क्योंकि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु द्रव अमोनिया में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। तो सीधा लिख सकते हैं क्योंकि, अब हम यहाँ पे क्षार धातु के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि क्षार धातुएं
द्रव अमोनिया में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। कह रहा है क्षार धातुएं NH3 में नीला रंग देती है। क्यों देती है? क्योंकि क्षार धातुएं अमोनिया में नीला जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त करेगी और इलेक्ट्रॉन के कारण ये हमें नीला रंग दिखाई देगा। क्षार धातु इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा या नीला रंग दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्लेथरेट या पंजर यौगिक क्या होते हैं। क्लेथरेट या पंजर यौगिक क्या होते हैं। क्लेथरेट के अंदर हमने बात की थी कि चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कोई समूह पाया जाता है, उसके बीच में क्या होती है, कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है, धातुएं पाई जाती है, या फिर मैं कह दूं नोबल गैस पाई जाती है। मेटल्स तो नहीं बोल सकते, उन्हें क्या कहोगे, नोबल गैस पाई जाती है। तो ये क्या कह रहा है, क्लेथरेट क्या है, क्लेथरेट क्या है। तो यहां पे मैं लिखूं क्लेथरेट। क्लेथरेट क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस कई प्रकार के क्लेथरेट यौगिक बनाती है, क्लेथरेट बनाती है, इन्हें क्या कहोगे, क्लेथरेट यौगिक कहोगे। अब मैं कहूं क्लेथरेट यौगिक क्या होती है, तो यहां पे क्या लिखोगे, नोबल गैस कई प्रकार के क्लेथरेट यौगिक का निर्माण करती है। क्या कर रहा है, क्लेथरेट, नोबल गैस कई प्रकार के क्लेथरेट यौगिक का निर्माण करती है। इन यौगिकों में क्या कह रहा है, इन यौगिकों में जो नोबल गैस है वो अणु फंसे हुए होते हैं, इन नोबल गैस जो अणु है वो फंसे हुए होते हैं। तो यहां पे क्या कहोगे, इन यौगिकों में नोबल गैस के अणु फंसे होते हैं। कार्बनिक अथवा कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक अथवा या कार्बनिक या अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो अपने पास यौगिक होते हैं, यौगिक कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक जो कि पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं, मेजबान या होस्ट कहलाते हैं, मेजबान या होस्ट कहलाते हैं। तथा इन पिंजरेनुमा संरचना में फंसी नोबल गैस में फंसी नोबल गैस मेहमान गेस्ट कहलाती है। तो यहां तक हमने बात कर ली भाई, गेस्ट क्या है और होस्ट क्या होते हैं, गेस्ट और होस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम ये कहें, इन होस्ट और गेस्ट के मध्य कोई रिलेशन नहीं होता, यानी दो जो अपने पास नोबल गैस है वो उस कैविटी के अंदर पाई जाएगी, वो किसी भी कार्बनिक यौगिकों के साथ या कार्बनिक समूह के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। तो यहां लिख सकते हैं मेजबान व मेहमान के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। यदि इस क्लेथरेट को गर्म कर दिया जाए, यदि इस क्लेथरेट को गर्म कर दिया जाए तो यहां से मैं कह दूं कि जो नोबल गैस फंसी थी वो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, नोबल गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। या फिर यह कहें कि भाई इनको गर्म कर दे या इसको तोड़ दिया जाए, किसी विलायक में घोल दिया जाए तो नोबल गैस बाहर निकलेगी, और नोबल गैस बाहर निकलते ही इसकी जो जगह थी वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी।
तो हमने क्या लिखा, नोबल गैस कई प्रकार के क्लेथरेट यौगिक का निर्माण करती है। इन यौगिकों में नोबल गैस के फंसे होते हैं, इन यौगिकों में नोबल गैस फंसी होती है। कार्बनिक क्या है, कार्बनिक यौगिक जो कि पिंजरेनुमा संरचना बनाते हैं, मेजबान या होस्ट कहलाते हैं, तथा इस पिंजरेनुमा संरचना में फंसी नोबल गैस मेहमान यानी गेस्ट कहलाती है। मेजबान व मेहमान के मध्य कोई संबंध नहीं होता, यानी कि होस्ट और गेस्ट के मध्य कोई रिलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं भैया, तुमने देख लिया पिंजरनुमा संरचना है, किस प्रकार का रिलेशन पाया गया। इन क्लेथरेट को गर्म करने या किसी विलायक में घोलने पर इनके मध्य में फंसी नोबल गैस मुक्त हो जाती है। क्या कहोगे, इन क्लेथरेट को गर्म करने या किसी विलायक में घोलने पर या ये कह सकते हो तोड़ने पर इनके मध्य फंसी नोबल गैस जो है मुक्त हो जाती है। तो यहां तक हमने बात हो गई। अब हम बात करेंगे हाइड्राइड के बारे में कि हाइड्राइड क्या होता है, इनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किसे हम हाइड्राइड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक जिनमें दूसरा तत्व क्या हो, हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणता वाला हो, हाइड्राइड कहलाता है। धातुओं की विद्युत ऋणता क्या है, हाइड्रोजन से कम होती है। तो यहां पे क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम हो। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक या ये कहीं द्विअंगी यौगिक जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम हो, तो दो अपने पास मेटल्स होती है उनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या है, कम हो। धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। क्या कह रहा है, धातुओं की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। इसलिए हम सब ये कह सकते हैं सभी जो मेटल है वो हाइड्रोजन यौगिक जो है, या सभी मेटल जो है हाइड्रोजन यौगिक जो है, मेटल और हाइड्रोजन यौगिक वो इसी श्रेणी में आएंगे, किसमें, हाइड्राइड की श्रेणी में। मतलब सभी मेटल क्या कर सकती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का निर्माण कर सकती है। अब हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन से कम होती है। सभी धातुएं व हाइड्रोजन इसी श्रेणी में आते हैं। ये हाइड्राइड जो होते हैं, ये हाइड्राइड लवणीय हो सकते हैं, अंतराकाशी हाइड्राइड हो सकते हैं, आणविक हो सकते हैं, सहसंयोजी हो सकते हैं।
सहसंयोजी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी कह सकते हो। इन हाइड्राइडों को लवणीय सहसंयोजी अंतराकाशी, इन हाइड्राइडों को लवणीय सहसंयोजी अंतराकाशी आदि श्रेणियों में विभाजित किया गया। विभाजित किया गया। हाइड्राइड, अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गए अपने पास हाइड्राइड, और हाइड्राइड किस प्रकार के हो सकते हैं उनके एग्जांपल्स की बात कर लें। एग्जांपल्स की बात करें तो नॉर्मल हम ये कह सकते हैं जैसे कि अपने पास कैल्शियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है। मेटल के साथ हमें करना क्या है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में CaH2 क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे BaH2। अब इसको मैं कहूँ मेटल और हाइड्रोजन, यानी ये कैल्शियम जो है वो तो हो गई मेटल और H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ अपने पास क्या है, मेटल प्लस में H माइनस में, H क्या है, माइनस में पाया जाता है। यानी हाइड्राइड के में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, जो कि बहुत ही कम या बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H+ की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ तक बात हुई। अब हम बात करेंगे हाइड्राइडों के भौतिक गुणों के बारे में। हाइड्राइडों के भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है क्षार और क्षारीय मृदा धातु जो है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, अवाष्पशील होती है और क्रिस्टलीय ठोस होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्षार व क्षारीय मृदा धातु अवाष्पशील ठोस कुचालक। क्षार व क्षारीय मृदा धातु अवाष्पशील ठोस कुचालक व क्रिस्टलीय ठोस होती है। जब ये कह सकते हैं धातु जो है, धातु धातु के मध्य जो दूरी है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मतलब दोनों, अब यहाँ पे हमने लिखा है ठोस लिखा है, इसका मतलब दोनों धातुओं के मध्य जो धातु धातु की दूरी है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। धातु और धातु के मध्य की दूरी क्या होगी, कम होगी। और हाइड्रोजन का जो घनत्व है वो क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट हम ये कहें गर्म करेंगे तो इनका क्या होगा, अपघटन होगा। गर्म करने पर इनका क्या होगा, अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अवाष्पशील ठोस कुचालक होते हैं। गर्म करने पर इनका अपघटन हो जाता है। यह अकार्बनिक विलायकों में, या ये कहें अजलीय विलायकों में अंदर क्या है, अविलेय है। यह अजलीय विलायकों में अविलेय है तथा जलीय विलायकों में, यह अजलीय विलायकों में तो क्या है, अविलेय, और जलीय विलायकों में विलेय है, जलीय विलायकों में विलेय है। तो यहाँ तक अपनी बात हुई। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं इनकी केमिकल मतलब रासायनिक गुणों के बारे में। तो भाई क्षार और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वो अवाष्पशील ठोस
कुचालक होते हैं। गर्म करोगे तो इनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अपघटन होने का मतलब है कि ये क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। यानी जो हाइड्राइड है उनमें मैं कह दूं हाइड्रोजन और जो मेटल थी वो अलग ही हो गई। अब ये कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों की बात करें तो ये क्या है, ये सभी क्या है, क्रियाशील है, क्रियाशील है। अब मैं कहूं क्रियाशीलता जो है वो किस प्रकार से डिपेंड करेगी, तो क्रियाशीलता अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो क्या लिखोगे, सभी हाइड्राइड क्रियाशील होते हैं, इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ, इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ, इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। भाई हमने लिखा हाइड्राइड जो है वो क्या है, क्रियाशील है। जब इनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी यानी कि इनके अणुभार भी बढ़ेंगे, अणुभार भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ये कहें इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। क्षारीय मृदा धातु के हाइड्राइड की अपेक्षा, क्षार धातु के हाइड्राइड की क्रियाशीलता अधिक है, अपेक्षा क्षार धातु के हाइड्राइड की क्रियाशीलता अधिक है, क्षार धातु के हाइड्राइड की क्रियाशीलता अधिक है। अब हम बात करेंगे इनमें जो अपने पास गुण है यानी कि जो रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये हाइड्राइड रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शंस की बात करनी है भाई, रिएक्शन किस प्रकार से हैं उनके बारे में। तो पहला अपने पास कह रहा है हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हेलोजन के साथ, हेलोजन का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं कह रहा हूं NaHCH2, इनकी अभिक्रिया करवानी है X2 के साथ, X2 के साथ। X2 की बात करें तो अपने क्या ले लिए, हेलोजन ले लिया। अब ये कह रहा है दोनों तोड़ो, तो सोडियम प्लस में, हाइड्रोजन माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, लेकिन यहाँ 2 प्लस और यहाँ 2 माइनस। तो अपने पास इनमें क्या है, 2 ही हाइड्रोजन, भाई 2 हेलोजन हमने लिए हैं, तो ऐड क्या करे, क्या बाहर निकाले, ऐड क्या करे और क्या बाहर निकाले, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि अपने पास रिएक्शन किस प्रकार की होगी। तो पहला कह रहा है NaH, तो NaX हो गया और HX हो गया। ये कह रहा है CaX2, तो यहां से मैंने क्या कर लिया, CaX2 तो ले लिए, दोनों हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गए, किसके रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में। लेकिन मैं कह दूं कि हाइड्रोजन गैस के रूप में निकले हैं, तो यहां तो दोनों ही हाइड्रोजन किसके थे, माइनस माइनस के, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, HCl को लेना होगा, और HCl कितने, 2। तो यानी कि दोनों Cl यहाँ जुड़े, 2 हाइड्रोजन माइनस के, 2 हाइड्रोजन प्लस के मिलकर क्या बन गए, H2 बन गए। तो 2 हाइड्रोजन गैस अपने पास से निकल गई। तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया हुई, फर्स्ट अपने पास क्या कर लिया, हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर ली। दूसरा कह रहा है एल्कोहल के साथ, पहली थी हेलोजन के साथ, दूसरी हम बात कर रहे हैं एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। एल्कोहल के साथ, अब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो मैंने लिया है NaH प्लस ROH।
अब यहां से मैं कह दूं OH या फिर H और H को बाहर निकाल दूं तो H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन निकल गई H माइनस में और ये H प्लस में। अब ये H प्लस निकल गया, ये H माइनस निकल गया तो H2 निकल गया, क्या बचा NaOR। क्या कहोगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड बोल सकते हो या एल्कोक्साइड इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हम ये कहें कि अपचयन के रूप में, भाई अपचयन किस प्रकार से करवाते हैं, तो अपचायक के रूप में बात करें कि जो अपने पास हाइड्राइड हैं, अपने पास हाइड्राइड हैं उनका अपचयन किस प्रकार से हो या अपचायक के रूप में किस प्रकार हम काम में ले सकते हैं। तो ऐसे कहें एस ब्लॉक जो एलिमेंट है अपचाय के रूप में, तो क्या लिखोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी जब लिथियम और सीजियम की बात की थी, तो वहां देखा था कि सीजियम जो है प्रबल अपचायक प्रकृति का होता है, प्रबल अपचायक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हम ये कहें कि एस ब्लॉक एलिमेंट प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। यह है कौन, प्रबल, ये जो ये तो है, क्या करोगे, यह है ऑक्साइड, क्लोराइड आदि को अपचयित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कह रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट प्रबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। यह ऑक्साइड, क्लोराइड आदि को अपचयित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करें, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइडों के साथ ही अभिक्रिया कर ले तो क्या बन जाएगा, वे हाइड्राइड जो इथ्रीय विलयन में, वे हाइड्राइड जो इथ्रीय विलयन में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास रिएक्शन आ जाएगी LiH, साथ में क्या ले लो, B2H6। तो LiH कितना हो गया, 2। तो यहाँ से क्या बना, LiBH4। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 6, 7 और 8। लिथियम कितने, 2 और बोरोन कितने, 2। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा तो क्या बन जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड बने जाएगा। तो यहां से हमने बात कर ली कि जो हाइड्राइड है वो क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी जो रिएक्शन थी उनके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हाइड्राइडों के उपयोग कि इन हाइड्राइडों का यूज कहां कहां किया जाता है। इन हाइड्राइडों का यूज कहां कहां किया जाता है। यूज, पहला यूज तो हम ये कह सकते हैं कि विलायकों के निर्जलीकरण में, विलायकों के निर्जलीकरण में, विलायकों के निर्जलीकरण में। दूसरा हम ये कह सकते हैं प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में, प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में, प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में। नेक्स्ट ये कह सकते हो हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट ये कह सकते हो जटिल हाइड्राइड जो है उनके निर्माण में, जटिल हाइड्राइडों के निर्माण में। तो यूज हमने देख लिया, यूज किस प्रकार के उनके बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है
नेक्स्ट अपने पास है एल्किल लिथियम। क्या कह रहा है? एल्किल लिथियम, कि भाई एल्किल लिथियम किस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। एल्किल लिथियम जो है वो क्या होता है, किस प्रकार उनकी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि लिथियम के कार्य धातु यौगिक की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक देखे थे, वैसे हम क्या करेंगे, लिथियम के कार्य धातु यौगिक देखेंगे। क्या कह रहा है? लिथियम के कार्य धातु यौगिक। तो कह रहा है लिथियम धातु जो है वो सीधे किसी कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, कार्य धातु यौगिकों का निर्माण करती है, कार्य धातु यौगिकों का निर्माण करती है। दूसरा में कह सकते हैं, क्या लिखो, लिथियम धातु कार्बनिक समूह के साथ सीधे अभिक्रिया कर कार्ब लिथियम यौगिक बनाती है, कार्ब लिथियम यौगिक बनाती है। ये यौगिक क्रियाशील होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। यह यौगिक क्रियाशील व अधिक उपयोगी होते हैं। इन यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक भी कहा जाता है। इन यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक भी कहा जाता है क्योंकि यह उन अभिक्रियाओं को भी संपन्न करा देता है जो कि ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएजेंट से नहीं हो पाती है। तो क्या लिखा, लिथियम के कार्बनिक समूह, लिथियम धातु कार्बनिक समूह के साथ सीधे अभिक्रिया कर कार्ब लिथियम यौगिक बनाती है। यह यौगिक क्रियाशील व अधिक उपयोगी होते हैं। इन यौगिकों को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है क्योंकि यह उन अभिक्रियाओं को भी संपन्न करा देते हैं जो कि ग्रीनियर एजेंट के द्वारा संपन्न नहीं होती। अब हम बात करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी लिथियम के कार्य धातु यौगिक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। लिथियम धातु जो है वो क्षार धातु है। लिथियम धातु जो है क्षार धातु है, यानी कि यहाँ से मैं कहीं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कितने देगी, एक इलेक्ट्रॉन ही देगी। लिथियम के कार्य धातु यौगिकों की बात कर रहे हैं। कार्य धातु यौगिक किस प्रकार के हैं, बनाने की विधियां, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला कह रहा है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड, अब इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया चित धातु के साथ करवा दी जाए तो क्या बनेगा। तो मैंने लिया है Rx+2Li, तो यहां से क्या बन जाएगा, RLi+LiX। ये अपने पास क्या बन गया, कार्ब लिथियम यौगिक, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपने पास प्राप्त हो गया। दूसरा है हैलोजन धातु के विनिमय से।
हेलोजन धातु विनिमय से, यानी मेटल और हेलोजन दोनों का क्या हो, एक्सचेंज हो, दोनों का क्या हो, एक्सचेंज हो। तो मैंने लिया है Rx प्लस R डैश Li, तो यहां जो डैश था उसके साथ आ जाएगा हेलोजन, और जहां लिथियम जो है उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा Rli प्लस Rx। अब Rx के साथ में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। पहले जो Li था वो डैश के साथ जुड़ा था, अब वो किसके आ गया, R के साथ जुड़ी गया। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं धातु धातु विनिमय द्वारा, यानी मेटल मेटल क्या हो, एक्सचेंज हो, मेटल मेटल का क्या हो, एक्सचेंज हो। क्या कह रहा है, मेटल मेटल एक्सचेंज हो, तो यहां से क्या करोगे, धातु धातु विनिमय 2Li प्लस R2Hg। अब मैं कह रहा हूं Hg के साथ दो बॉन्ड है, तो अपने लिथियम भी कितने हैं, दो हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा 2Li R प्लस में Hg बाहर, तो अपने पास क्या बन गया, लिथियम एल्कोक्साइड, ये कहीं कार्ब लिथियम यौगिक बन गए, कार्ब लिथियम यौगिक बन गई। अब ये कह रहा है इनके भौतिक गुण, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब बात करेंगे इनके भौतिक गुणों। भौतिक गुणों की बात करें तो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों के साथ क्या कहोगे, भौतिक गुण क्या कह रहे हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। दूसरा पॉइंट, ज्वलनशील होते हैं। वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठते हैं, वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। अब रासायनिक गुणों की बात करें तो अपने पास केमिकल रिएक्शन क्या कहती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के दौरान जो रिएक्शन हुई थी उन्हीं रिएक्शन को हमें क्या करना है, तोड़ना है। उन्हीं रिएक्शन को हम क्या करना है, तोड़ना है। भाई उनको किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, उन्हें हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पहला अपने पास क्या हो जाएगा, अम्लों के साथ। पहली क्या कह रहा है, अम्लों के साथ, यानी मैंने लिया है C2H5Li प्लस HCl, तो यहां से अपने पास क्या बन गया, LiCl प्लस C2H6। तो यहां से अपने पास लिथियम और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गई, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया है NH3 के साथ अमोनिया के साथ, तो यहां पे मैं कहूं C2H5Li प्लस NH3, यहां से ये क्या करेगा C2H5 माइनस का, तो यहां से H प्लस क्या मिल गया LiNH2, साथ में क्या निकल गया C2H6। तो यहां से भी अपने पास क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दूसरा हम बात करें हेलोजन द्वारा अपचयन, तो अम्लों के साथ रिएक्शन हुई और दूसरी हमने NH3 के साथ देख ली। अब ये कह रहा है हेलोजन द्वारा अपचयन हो तो क्या होगा, नेक्स्ट अपने पास है हेलोजन द्वारा अपचयन, यानी कि C2H5Li प्लस Br2। तो यहां से हमें अपचयन करवाना है, तो अपचयन का मतलब यहाँ पे जुड़ना, मतलब Br जो है वो यहाँ जुड़ेगा, तो C2H5Br क्या कहोगे, एथिल ब्रोमाइड प्लस लिथियम ब्रोमाइड अपने पास प्राप्त
हो गए। तो ये अपने पास क्या हो गए, कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली, या कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करेंगे लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य जो विकर्ण संबंध है उसके बारे में, कि लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य जो विकर्ण संबंध पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं कहूं छोटे आकार के कारण जो ये लिथियम है वो क्या करता है, मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो, लिथियम का आकार छोटा होने के कारण, लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह मैग्नीशियम से समानता दर्शाए। दूसरा में कह सकते हैं दोनों धातु जो दोनों मेटल है उनकी आयनिक जो त्रिज्याएं हैं, आयनिक त्रिज्याएं हैं वो लगभग क्या होती है, समान होती है। दोनों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। तो अपने पास क्या है, लिथियम की होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम की होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम। तो एक तो हो गया अपने पास 76 और एक अपने पास क्या आ गया 72। नेक्स्ट हम ये कहें इनकी विद्युत ऋणताएं लगभग समान है। विद्युत ऋणताएं लगभग समान होती है। पहला क्या कर रहा है कि छोटे आकार का कारण लिथियम जो है मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है, मैग्नीशियम समानता दर्शाता है। फिर हमने बात कर ली आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान है और इनकी जो विद्युत ऋणताएं हैं वो भी क्या है, समान है। नेक्स्ट हम ये कहें कि लिथियम के समान मैग्नीशियम के अंदर भी क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता का गुण पाया जाता है। भाई मेटल है तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी। तो यहां से क्या कह सकते हो, लिथियम मैग्नीशियम दोनों कैसी है, धातुएं हैं। तो क्या लिखोगे, दोनों में कठोरता, तन्यता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। दोनों ही क्या करेंगे, कार्बन, दोनों के कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के कार्बोनेट जो है वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट हम ये कहें जो लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो अपने पास ऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे, ऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। दोनों के हाइड्रोक्साइड जो है वो भी गर्म करने पर क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। दोनों के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर क्या करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, दोनों के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही धातुएं नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कराएगी, नाइट्राइड बनाएंगी। दोनों ही नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाती है। तो ये अपने पास कुछ विकर्ण संबंध की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली। विकर्ण संबंध क्या होता है उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं भाई लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य कौन कौन से रिलेशन है उनके बारे में बात की। लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य कौन कौन से संबंध है उनके बारे में बात कर ली। इनमें लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध है और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के मध्य भी विकर्ण संबंध है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमने बात हुई। अब हम ये कह सकते हैं कि अपने पास आता है एक संकुलन प्रवृत्ति की जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि हमने यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो क्लेथरेट यौगिकों का निर्माण करते हैं, पंजर यौगिक जो है उनका निर्माण कर लेते हैं, यौगिक को निर्माण करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उनसे हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो विलायक बनाने या संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ गुणों के बारे में बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनके बारे में बात हुई, जिनमें लिथियम के कार्य धातु यौगिक, मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक क्या होते हैं उनके बारे में बात कर ली, क्लेथरेट यौगिक क्या है उनके बारे में बात कर ली, क्राउन ईथर क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर हमने बात की कि भाई जो अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट है उनके जो विकर्ण संबंध है उनके बारे में बात की और हाइड्राइड क्या होते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बात हुई। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।